क्या ये पूरा का पूरा जहाज एक छलावा है? क्या ऐसा हो सकता है कि जहाज एक जगह के अंदर है या फिर एक जगह के अंदर पूरा का पूरा एक जहाज है? कंफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। क्या दिमाग रीडिंग कर रहा है? मोरा के पापा का क्या कनेक्शन है? बहुत सारी चीज़ों के जवाब इस एपिसोड में मिलने वाले हैं। तो केम छो मंडली, मौज माने 1899 का 6th एपिसोड आ चुका है। अगर आपने 5th नहीं देखा तो चैनल पे आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती जा रही है चीज़ें और कुछ चीज़ें हमें पता भी चल रही है, तो बहुत मज़ा आएगा। एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में टोवी को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है। वो एडा के बारे में चिल्ला रही है, उसको एडा की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। एडा भी बोल रही है कि कहाँ टोवी, कहाँ हो, ऐसे बातें कर रहे हैं वो लोग एक दूसरे के पीछे। लुकम छुपी अपने जो खेलते हैं ना बचपन में, वैसे ही चल रही है। एडा उसके सामने आती है और टोवी कहती है कि मजाक मत करो, यहाँ पे आ जाओ वापस। और टोवी कहती है कि नहीं, मुझे पकड़ो, और वो चली जाती है पेड़ के पीछे। वो जैसे ही पेड़ के पीछे जाती है ना, तो टोवी उसके पीछे पीछे जाती है। और वो जब उस वहाँ पे पहुँचती है तो एक अलग ही सा आदमी उसे दिखाई देता है और ऐसे ही खुलता है टोवी का सपना। टोवी की आँख खुलती है और वो देखती है कि सब लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं वहाँ पे। अभी भी कंपनी से अभी भी कोई भी जवाब नहीं आ रहा। टोवी सीधा मोरा पे गन लगा देती है और कहती है कि मेरी माँ सही थी, शैतान है, वो लड़का कहाँ है, वो कहाँ चला गया, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। डैनियल सबको बताता है कि हम समझदार हैं, मतलब समझदारी से हमें लोगों को काम लेना पड़ेगा और बीच में इंजन बंद ना हो जाए, इसलिए हमें इंजन को वापस शुरू भी करना होगा। इंजन स्टार्ट नहीं किया ना तो हम सब मर जाएंगे, यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। एक सबको अलग अलग काम दे देता है कि तुम यहाँ पे जाओ, कुछ लोगों को ढूंढो, कुछ इंजन के वहाँ पे जाओ, और सारे लोगों को अपने अपने काम दे देता है। एपिसोड का नाम है द पिरामिड। नीचे उस मशीन में अपने आप कुछ ना कुछ शुरू हो चुका है। मोरा एक को कहती है कि तुमने सबको मेरे फादर के बारे में क्यों नहीं बताया? तो एक कहता है कि तुमने भी तो सबको नहीं बताया कि मैं प्रोमेथियस का कैप्टन था। तो दोनों के बीच में थोड़े बहुत नज़दीकियाँ आनी शुरू हो चुकी है। वर्जीनिया लोग, बच्चे हुए जितने भी लोग हैं ना, उनको ढूंढने जा रहे हैं। तभी टोवी को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वर्जीनिया कहती है कि अलग हो के हम ये सारी चीज़ें जल्दी कर सकते हैं, तो अलग हो जाएं तो जल्दी जल्दी लोगों को ढूंढ सकते हैं। जेरोम लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कोई अजीब सी चीज़ छत पर से निकल रही है और वो चीज़ धीरे धीरे बढ़ती भी जा रही है। एक मोरा को कहता है कि शायद ये कोई सपना ही है। तो मोरा कहती है कि फिर ये सपना तुम देख रहे हो या फिर मैं देख रही हूँ? मोरा और एक फिर से उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वो दरवाज़ा खोल के वहाँ पे पहुंच जाते हैं। मोरा बताती है कि ये जगह कुछ ऐसी है जहाँ पर मैं बड़ी हुई थी बचपन में, पर ये थोड़ी सी अलग हो चुकी है। एक को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुमकिन कैसे है, कैसे जहाज़ के अंदर ये पूरी बड़ी चीज़ हो सकती है। मोरा बताती है कि वो जगह उसके पापा हैं, ये चलाते हैं और सारी चीज़ें वो करते हैं, और वहाँ पे शायद मतलब वो बड़ी सी जो महल जैसी चीज़ है ना, वहाँ पे उसके पापा हो सकते हैं। तो वहाँ जाके हमें देखना चाहिए। लोगों को ढूंढते वक्त टोवी को दर्द शुरू हो जाता है उसके पेट में। क्लेमेंस अपना दर्द और दुख शेयर करती है जो टोवी है उसके साथ, और वो बोलती है कि पहले हम लोग बचने चाहिए थे, कैसे हम लोग बचे, सारी चीज़ें वो शेयर करती है टोवी के साथ। फिर कहती है कि तुम्हारा बच्चा होने वाला है। तो टोवी जवाब देती है कि हाँ, 2 महीने बाद होगा। तो क्लेमेंस कहती है कि पहले मुझे भी बच्चे चाहिए थे, पहले मुझे भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, शादी करनी थी, पर मेरी बहन के बच्चे हुए ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान करने वाले बच्चे थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए। टोवी को क्या, वो मतलब जो क्लेमेंस है वो टोवी को कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी औरत हो, तुम बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो और तुम आज़ाद भी हो। क्लेमेंस वहाँ पर ये एक पैंट होती है ना, वो पहन लेती है और कहती है कि पहले जो मैं ड्रेस पहनती थी ना, वो आदमी लोगों ने ऐसी ड्रेस इसलिए बनाई ताकि औरत भाग ना सके, पर अब मैं ये पैंट पहनूंगी। और मतलब अब वो भी बताना चाहती है कि वो भी फ्री हो चुकी है, मर्दों के मतलब जाल में अब वो नहीं फंसने वाली। ओलेग लोग नीचे इंजन के वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ओलेग सबको काम पर लगा देता है कि यहाँ पे आग जलानी है तो कोयला डालना होगा, और सारी चीज़ें एक एक काम सबको बता देता है। ओलेग खुद ऊपर कोयला लेने पहुँच जाता है। लिंगी उसके साथ साथ पीछे पीछे चली जाती है। एक बंद पड़ी मशीन होती है ना वहाँ पे, तो ओलेग और जो लिंगी है दोनों मिलकर उसे ऑन कर देते हैं। तभी ओलेग है ना, उसकी जेब से वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाला जो फोटो था ना, वो गिर जाता है। ओलेग बताता है कि ये उसका भाई है ना अमेरिका में, तो उसको वहीं पे उसको मिलने जाना है। दोनों एक दूसरे के पास करीबी आनी शुरू हो चुकी है, ओलेग और लिंगी के बीच, और एक दूसरे को बड़ी आसी किस भी करते हैं। डैनियल भी मोरा लोगों के पीछे पीछे पहुंच जाता है वहाँ पे।
मोरा लोग उस मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उनको कोई भी नहीं मिलता। मोरा बताती है कि उसके पापा ने ये उसकी माँ के लिए बनाया था। सिर्फ एक वो ही थे जिन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मतलब माँ ही थी उन जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैं और मेरे भाई थे बस। शुरू में वो कुछ नाम भूलने लगी, मतलब मेरी माँ कुछ नाम भूलने लगी, फिर वो हमें भूल गई। मेरे पापा उसके ज़िम्मेदार हमें मानते थे, जो मेरी माँ के साथ हुआ। मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा खड़ूस हो चुके थे उसके बाद। वो चाहते थे कि माँ ठीक हो जाए, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई। उनको जानना था कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, कैसे अलग अलग चीज़ें कर सकता है, फिर उसे कैसे ठीक किया जाए, मतलब दिमाग को कैसे ठीक किया जाए। दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर मोरा को पागलपन के शौक और वो इंजेक्शन सारी चीज़ें दी जाती थी। एक वहाँ पे जो एक खिड़की होती है वो खोलकर देखता है तो उसे जो दीवार होती है ना, वो दीवार पूरी की पूरी वो जहाज़ है ना, वो ही दिखता है। मतलब जहाज़ की एक दीवार उसे दिखती है वहाँ पर। मोरा दूसरी एक खिड़की तोड़ती है और वहाँ पर भी जहाज़ में लोग कंपनी को मैसेज किए जा रहे हैं, पर सामने से कोई भी जवाब नहीं आ रहा। सेकंड कैप्टन चला जाता है वहाँ से। एंकर रमीरो को कहता है कि उसे प्रीस्ट नहीं बनना था बिल्कुल भी, वो तो एक किसान था। हमारी पीढ़ियों से सारे लोग किसान ही थे। हम बहुत ही गरीब थे पर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। फिर ईबन यानी उसकी वाइफ का नाम बताते हैं कि ईबन उसे ईश्वर की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन्होंने उसे कहा कि ईश्वर ने कुछ बड़ा सोचा है हमारे लिए। ईबन के अंदर एक उम्मीद जागी, जो उम्मीद आज तक नहीं जगी थी, वो ईबन के अंदर वो जगी। मैं चाहता था मेरे अंदर भी वैसी उम्मीद जागे, पर मैं चाहता था कि मेरी ईबन है वो ज़्यादा खुश रहे। मैंने ईश्वर की आवाज़ नहीं सुनी थी। मैंने सबको झूठ बोला था कि मुझे सुनाई दी, पर मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। मुझे नहीं लगता ईश्वर है। रमीरो एंकर को, जो दुखी हो चुका है थोड़ा बहुत, उसे संभालता है और कहता है कि आपने सारे तुम्हारे जितने भी पाप हैं और सारी चीज़ें ना, वो भगवान मतलब ईश्वर माफ़ कर देगा। ईबन ईश्वर के नाम पर वर्जीनिया को कुछ समझाकर वहाँ से चली जाती है कि ईश्वर ऐसे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। पर वर्जीनिया को उस रूम में कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई देती है खिड़की के पास। वो उस चीज़ को छूती है और उसके हाथ पर सारा काला काला कुछ चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती है उसके हाथ पर। जहाज़ में वो अजीब सी चीज़ और फैलना शुरू हो चुकी है। टोवी को एकदम से क्रेस्टर की झलकियाँ दिखाई देनी शुरू हो जाती है। वो उसका पीछा करती है और उसके पीछे जाते जाते उसे क्रेस्टर भी दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं। उसको क्रेस्टर दिखाई देता है जो एक दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर जा चुका है। टोवी उस दरवाजे को खोलती है और पता नहीं कहीं और ही खेतों में कहीं पे पहुंच जाती है। वो प्रेग्नेंट नहीं है अभी, मतलब ये उसके दिमाग में चल रहा है। खेतों में एक जगह मिलती है उसे जहाँ पर एक आदमी ने क्रेस्टर पर गन लगा रखी है। वो आदमी गन चलाता है और टोवी की आंख एकदम से खुल जाती है। सेकंड कैप्टन डाइनिंग हॉल में जाता है और वो बच्चा जिस जगह से कैबिन से बाहर निकला था उसी कैबिन के अंदर चला जाता है और एकदम से रोशनी होती है, मतलब वो कहीं पे टेलीपोर्ट हुआ है, कहाँ जा रहा है कुछ भी नहीं पता हमें। मोरा एक जो वहाँ पे एक चीज़ बताती है और वो कहती है कि यहाँ पे जो दीवार है ना, वहाँ पे पहले मेरे पापा की ऑफिस हुआ करती थी, पर वो यहाँ पे नहीं है। एक कहता है कि ऐसा लग रहा है ये सब कुछ जहाज़ का एक हिस्सा हो। मोरा कहती है कि वो लड़का मुझे यहाँ लाने से पहले बोला था कि वो सुन रहे हैं, मतलब कौन सुन रहा है कुछ भी नहीं पता, और जवाब जानने के लिए क्रिएटर से हमें पूछना होगा। पता नहीं ये कौन है क्या है, मतलब दोनों, एक और मोरा दोनों कन्फ्यूजन में अभी भी। टोवी को लोअर डेक में गुड़िया मिलती है जो एडा खेलती थी और सारी चीज़ें थी ना, एंकर भी लेके बैठा रहता था, वो मिलती है। क्लेमेंस कहती है कि तुम यहीं पे रुको, तब तक मैं बचे हुए लोग हैं ना उनको ढूंढ के आती हूँ। पर टोवी का तो कोई भी ध्यान ही नहीं है क्लेमेंस क्या बोल रही है क्या नहीं उस पर। एकदम से उसका ध्यान वापस आता है और उसके थोड़ा आगे जाते उसे क्रेस्टर दिखाई देता है। वो घूमता है और वो क्रेस्टर नहीं होता है, वही जो आदमी जो खेतों में उसको गन लेके बैठा हुआ था ना, वही उसे दिखाई देता है। टोवी को फिर से वो खेत दिखने लगते हैं। इस बार वो आदमी उसके माँ बाप और क्रेस्टर पे गन लगा के बैठा हुआ है। वो आदमी क्रेस्टर पर गन लगाकर पूछता है कि क्या सच बोलना अच्छी बात है और झूठ बोलना पाप है, और अगर झूठ बोलने वाले लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो क्रेस्टर लोग कहते हैं कि हाँ मिलनी चाहिए, पर क्रेस्टर के बाप एंकर और वो लोग कहते हैं कि हम समझौता भी कर सकते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे से कुछ चुराया है, मेरे बेटे की जो मतलब अच्छी चीज़ें थी ना वो चुरा ली है। वो झूठ बोल रहा है। मैं मेरी ज़मीन पर ऐसे लोगों को बिल्कुल भी काम नहीं करने देने वाला जिनमें संस्कार बिल्कुल भी नहीं है।
वो आदमी क्रेस्टर को कहता है कि तुमने मेरे बेटे को छुआ, मतलब तुमने मेरे बेटे को छुआ और उसकी मासूमियत तुमने उससे छीन ली। अब मैं तुमसे सब कुछ छीन लूँगा। मतलब ये पूरी कहानी का थोड़ा बहुत मीनिंग ये है कि वो जो आदमी दिखाई दे रहा है ना टोबी को, उसका जो बेटा है उसको जो क्रेस्टर है उसने छुआ था, मतलब क्रेस्टर किए है तो उसने उसके बेटे को छुआ होगा, इसलिए ये बंदा गन लेके क्रेस्टर लोगों को मारने आ पहुँचा है और वो कह रहा है कि अब मैं तुम लोगों को मार डालूँगा गन लेके। टोबी की आंख खुल रही है और वो आदमी टोबी का ज़बरदस्ती, वो मतलब आप बोल सकते हो कि ज़बरदस्ती उसके साथ वही चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी, आप समझ रहे हो, वही चीज़ ज़बरदस्ती कर रहा है टोबी के साथ। टोबी खुद का बचाव करती है और उस आदमी को मारती है बराबर अच्छे तरीके से और उसको गोली मार के मार डालती है। टोबी वापस होश में आती है और उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ है। क्लेमेंस डरी हुई टोबी को संभालती है। नीचे कोयला भरते वक्त लूसियन जेरोम को ये साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है, पर जेरोम गुस्सा है अभी भी कि तुम झूठ बोले, तुमने मेरे साथ ये सारी चीज़ें की। लूसियन फिर से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मेरे सर में कुछ है, अमेरिका में एक डॉक्टर है जो मेरा इलाज कर सकते हैं, मैं मरने ही वाला हूँ वैसे भी, तो तुम मुझे माफ़ करो या ना करो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मैंने माफ़ी तुमसे मांग ली है। इंजन एकदम से स्टार्ट हो जाता है कोयला भरने के बाद। जहाज़ पर लाइट्स भी वापस आ जाती है। रमीरो लोग कन्फ्यूजन में है ऊपर कि वो आदमी यानी सेकंड कैप्टन तो चला गया, तो ये जहाज़ कौन चलाएगा। एंकर वहाँ पड़ी कुछ किताबें पढ़ने की कोशिश करता है जिससे जहाज़ वापस चलना शुरू हो जाए, पर सारे पन्नों पर एक ही चीज़ छपी हुई है, एक ही लाइन छपी हुई है। सारी बुक्स में एक ही चीज़ लिखी हुई है, वो लोग पढ़ते हैं। रमीरो वो लाइन पढ़ता है, उसमें लिखा है कि शायद सच्चाई सामने आने से पहले कॉफ़ी का असर ख़त्म हो जाए, ऐसा लिखा हुआ है वो किताबों के अंदर। यही एक लाइन कंटिन्यू हर एक जगह पे छपी हुई है। वो सेकंड कैप्टन मोरा के पापा के पास पहुंच चुका है, जो अभी कैबिन में गया था ना और रोशनी हुई थी, तो वो सीधा मोरा के पापा के पास पहुंच चुका है। मोरा के पापा कहते हैं कि तुमने प्रोटोकॉल तोड़ा है। सेकंड कैप्टन कहता है कि ये हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, इसलिए मुझे वो करना पड़ा। ट्रांसफ़र के लिए 48 आवर्स और लगेंगे। मोरा के पापा उस बच्चे को और उस पिरामिड को ढूंढने के लिए कहते हैं। वो सेकंड कैप्टन को कहते हैं कि लोगों को बस नज़रिया बदलने की ज़रूरत है और दिमाग के बारे में कुछ बताते हैं वो सेकंड कैप्टन को। पूरी सच्चाई दिखने वाली है, उसके लिए उनको नज़रिया है ना उनका, वो बदलना होगा। एक लोग पूरा घर ढूंढ लेते हैं, मतलब मेंटल हॉस्पिटल वो पूरा ढूंढ लेते हैं। तभी उनको वो अजीब सी चीज़ उनके सामने दिखाई देती है। मोरा उसे छुए उससे पहले ही डैनियल वहाँ पहुँच जाता है और उसे रोक लेता है। मोरा कहती है कि तुम मेरे पापा के लिए काम करते हो, है ना। डैनियल मोरा को जवाब देता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है मैं कौन हूँ। ये सब कुछ बढ़ रहा है, हमें इसे रोकना होगा और बढ़े उससे पहले। एक डैनियल को मतलब पकड़ लेता है गन पॉइंट पर और कहता है कि इस दरवाजे के अंदर चले जाओ, तुम्हें बंद करना है। पर डैनियल मोरा को कहता है कि मैं ये फिर से नहीं होने देने वाला। डैनियल पलटवार करता है और एक पर जो मशीन है ना, उसके पास जो मशीन है उससे एक को रोक लेता है और वो जंगल में एक को वापस भेज देता है। डैनियल मोरा को बताता है कि हमारी शादी 12 साल पहले हुई थी। आसपास कुछ भी, जितनी भी तुम्हें चीज़ें दिख रही है वो बिल्कुल भी असली नहीं है। डैनियल एकदम से रो पड़ता है क्योंकि मोरा उसकी बात नहीं मानती। मोरा उस चीज़ को उसके हाथ से वो मशीन को ले लेती है और डैनियल को उस रूम में भेज देती है। डैनियल मोरा को आई लव यू कहता है और कहता है कि तुम जाग जाओ, पर मोरा कन्फ्यूजन में अभी भी कि क्या चल रही है उसके आसपास चीज़ें। मोरा बाहर पहुंच जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ आप मुझे देख रहे हैं। वो गन को वहाँ एक दूर फेंक देती है, पर वो गन कहीं और ही टकराती है, मतलब दीवार जैसी चीज़ पर टकराती है और वो मतलब छेद हो जाता है वो दीवार के अंदर। मोरा वहाँ पे जाके, मतलब एक टीवी जैसी चीज़ है, वहाँ से मोरा को कोई देख रहा है। मोरा उस जगह से एक टुकड़ा निकालती है और फिर से जहाज़ का टुकड़ा उसे दिखाई देता है, जो उसने हर अलग अलग जगह पे दिखा था वो ही वहाँ पे दिखता है। मोरा के पापा वो टीवी से उसे देख रहे हैं, मतलब जिसको जो देख रहे थे मोरा को, वो कोई और नहीं उसके पापा ही थे। टोबी लोग जहाज़ के ऊपर पहुंच चुके हैं और ऊपर मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ख़तरनाक हो चुका है। और वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि एकदम से मौसम ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं एक अभी तो सब कुछ शांत था, एकदम से ऐसे कैसे बदल गया। एक भी जहाज़ पर वापस आ चुका है। वो देखता है कि वो प्रोमीथियस पर पहुंच चुका है। वो जाना चाहता था कहाँ पर, केरबेरोस, उसके जहाज़ पर वो अभी प्रोमीथियस पर पहुंच चुका है।
बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलग अलग बहुत सारे जहाज़ वहाँ पे खड़े हुए हैं और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ चुकी है पूरे एपिसोड में। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्योंकि फ़िनाले अभी बहुत ही नज़दीक है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।